नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर कांड की। लखीमपुर हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा घिर गए हैं क्योंकि उनके बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो और ज्यादा गहरे हो गए हैं। और आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी की। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने पत्रकारों को चोर कहा, धक्का दिया। अजय मिश्र लखीमपुर की हिंसा के मुख्य आरोपी के पिता हैं। सवाल पूछने पर मौके पर मौजूद टीवी के पत्रकार के हाथों से उन्होंने माइक छीन लिया और अपना फोन बंद करने को कहा और कहा, हमसे क्या पूछना है, एसआईटी ने धाराएं बढ़ाई हैं तो उनसे जाकर पूछो, चार्जशीट लग गई है क्या। इसके बाद वो पत्रकार को मारने के लिए भी दौड़े और मंत्री जी का ये कारनामा सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। ये वीडियो सामने है आपके, जिसमें ये कह रहे हैं मंत्री जी और पत्रकारों पर बिगड़ रहे हैं। दरअसल कल ही यानी कि मंगलवार को लखीमपुर मामले में किसानों और एक पत्रकार के मारे जाने के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पूरे घटना को हादसा नहीं साजिश बताया गया है। और इसके बाद ही उनके बेटे आशीष मिश्र और अन्य लोगों पर कुछ और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो क्या चीजें बंद कर देंगे? अरे कमर बंद कर दे ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही सारे उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है, करना है क्या नहीं करना है, गलत समझ कितने गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया। अरे साले लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बदसलूकी के शिकार हुए पत्रकार नवीन अवस्थी ने कहा कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया है। आज ओएल के शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है। तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी। बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो क्या, तमीज़ नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और जी न्यूज़ के कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सब कुछ साफ हो गया है इस मामले में, अब गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है, आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा। जुड़ रहे हैं कमाल खान इस मामले पर और बातचीत करने के लिए। कमाल, जिस तरह से बदसलूकी आज पत्रकारों के साथ गृह राज्य मंत्री ने, उससे साफ है कि काफी बौखलाहट है,
घबराहट है, बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस बीच में लगातार ये मांग उठ रही है। आज संसद में भी ये मांग उठी और विपक्ष लगातार ये सवाल अब उठा रहा है कि इस्तीफा कब हो गृह राज्य मंत्री का। लेकिन बीजेपी के कई नेता उन्हें इस बात ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि अजय मिश्रा इसमें कोई बिल्कुल आरोपी नहीं है, उनके बेटे ने ये किया है, तो अभी क्या हो सकता है उन्हें उनका इस्तीफा। आपको क्या लगता है कि किस तरह का इसमें जो राजनीति अभी उत्तर प्रदेश की है उस पे इस मामले का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी करीब हैं और अजय मिश्र जो हैं उस इलाके के एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है। आपको क्या लग रहा है इस मामले में अभी आगे किस तरह से घटनाक्रम बढ़ सकता है? नहीं, देखिए, दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये जो एसआईटी है वो पुलिस वाले हैं एसआईटी में, और ये पुलिस जो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मातहत काम करती है। तो जिसने ये कहा है कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से पहले से प्लान करके किसानों की हत्या करने की साजिश है, और इसमें आशीष मिश्रा इस साजिश में शामिल हैं और उसके 12 दोस्त शामिल हैं। ये बात उस पुलिस ने कही है जो गृह राज्य मंत्री के मातहत काम करती है। ये बात किसी पत्रकार ने नहीं कही है जिससे वो कह रहे हैं कि तुमने फंसा दिया। ये तो उसी पुलिस ने कही है जिसके वो इंचार्ज हैं, और इस्तीफा भी इसीलिए उनसे मांगा जा रहा है क्योंकि ये उस पुलिस के हेड हैं। तो लोगों का कहना है कि ये जो इंटरेस्ट का क्लैश होगा, क्योंकि वो खुद ही उस पुलिस के इंचार्ज हैं जो पुलिस उनके बेटे के मसले की जांच कर रही है। हो सकता है कि वो आगे इस केस को खराब कर दे, उनके फेवर में कर दे, ऐसा विपक्ष के लोगों का कहना है। अजय मिश्रा कोई यूपी के ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता नहीं हैं, ये सिर्फ अपने जिले के ब्राह्मणों के नेता हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के पहले इनको लोग जानते भी नहीं थे। तो अब उनको जब पिछला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो सारे अनुसूचित जाति और बैकवर्ड लोग बनाए गए थे मंत्री। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे बनाया गया। उसमें भी रीता बहुगुणा जोशी सबसे बड़ा चेहरा थी, जिनके पिता चीफ मिनिस्टर थे, जिनके भाई चीफ मिनिस्टर थे, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, एमपी रही हैं, मंत्री रही हैं, मेयर रही हैं अपने जिले की। उनकी जगह पे इनको क्यों चुना गया ये पार्टी के लोग बता सकते हैं या सरकार बता सकती है, क्योंकि इनके ऊपर 302 का हत्या का एक मुकदमा है जिसका जजमेंट अभी भी रिजर्व्ड है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर। तो इस तरह के एक व्यक्ति को जिनके साथ इतने कलर्स एडेड हैं उनको क्यों बनाया गया ये सरकार जानती होगी। तो लोगों का कहना है कि सरकार अगर इनको बर्खास्त करेगी या इस्तीफा लेगी तो भी सरकार की बहुत शीशालेदर होगी, इसलिए वो शायद ये पसंद करें कि ये किसी तरह मसला हल हो जाए। लेकिन उन्होंने आज जो हरकत की है मंत्री ने, उससे सरकार की छवि और ज्यादा खराब हुई है और उनके ऊपर अजय मिश्रा के इस्तीफे के लिए जो दबाव है वो बढ़ गया है। क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं उनके वायरल वीडियो पे या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो कह रहा है कि इनकी पृष्ठभूमि इसी तरह की रही है जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे में जब एसआईटी ने कह दिया है तो वो कैसे पद पे रह सकते हैं। जी बिल्कुल, दो पहलू हैं साहब जिस पर कमाल ने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल की। जो पुलिस जो एसआईटी है उसकी जांच जो है निष्पक्ष नहीं हो सकती जब तक मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के मातहत है ये पुलिस जो जांच कर रही है इस मामले में, इसलिए उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्रा, दूसरे उनके ऊपर खुद भी मामले दर्ज हैं पहले से, जो अभी भी मामले बने हुए हैं और इसलिए जिस तरह की हरकतें अब वो कर रहे हैं उससे ये बातें और मजबूत होती हैं और बल्कि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है कि उनका इस्तीफा लिया जाए। आज जो उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है उससे और भी ज्यादा एक तरह से छीछालेदर होती है सरकार की और दबाव बढ़ता है कि मंत्री जी की जो ये कार्रवाई है ये दुनिया के सामने है कि उसके बाद क्या उन्हें अपने पद पे बने रहना चाहिए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अजय मिश्रा पर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। क्या विपक्ष इस मामले को प्रभावित करना चाहता है? सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि अजय मिश्रा के इस्तीफे के बारे में उस पर चर्चा की बात कह रहा है।
That is already Sri Piyush Goyal has made it clear in the afternoon itself. I want to reiterate that is in matter is in the court, and no less than Supreme Court is monitoring it. And now there is inquiry is going on. Do you want to influence by discussing the probe? We don't want that. We want that there should be a fair probe, impartial probe. This is what government wants, and that's why we are telling them that is going on. Probe is going on, and Supreme Court is monitoring it. And what else do they want? It is a sub judice matter. ये मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में भी उठा है। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट करके ये कहा है कि ये मंत्री जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, इनका इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से हमारा वादा था, निभाएंगे। इससे पहले लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज हंगामा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने उसे नामंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने और हंगामा किया और कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दरअसल कल एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आई है लखीमपुर मामले में, जिसमें कहा गया है कि लखीमपुर में साजिश के तहत किसानों की हत्या हुई है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। सभापति महोदय, मैं कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के प्रबंधन और संबंधित जब ये मामला हुआ था लखीमपुर में, उसके बाद वहां पर काफी हंगामे के बाद में प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, राहुल गांधी भी गए थे। राहुल गांधी ने कहा है कि लखीमपुर के पीड़ितों से उन लोगों ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अजय मिश्र को बचाने की कोशिश की जा रही है। किसानों की हत्या की गई और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं। और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। राहुल जी, सरकार की तरफ से भी पीयूष गोयल साहब ने बयान दिया, ये कहा कि जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो यहाँ डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। कोई ये किसने कहा है? पीयूष गोयल। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे जो भी डिस्कशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आपको लगता है कि जस्टिस इसमें आएगा, निकल कर बाहर आएगा? नहीं, मैंने वहाँ पे वायदा किया है। जब मैं गया था मैंने वहाँ वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो उम्मीद है, कोशिश है विपक्ष की कि इसमें न्याय मिले। इधर ये खबर आ रही है कि लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं मंत्री अजय मिश्र, और एयरपोर्ट पर हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी नीता शर्मा। नीता, क्या जानकारी मिली है? दबाव बढ़ा है सरकार पर आज, खास करके जिस तरह की घटना हुई और जो वीडियो सामने आया है मंत्री जी की बदसलूकी का पत्रकारों के साथ, उसके बाद एक और फजीहत हुई है और एक तरह से दबाव बढ़ा है कि वो अपने पद पर ना बने रहें। इस समय क्या खबर है आपके पास? नगमा, बिल्कुल वो दिल्ली के लिए रवाना लखनऊ से हो गए हैं। बताया जाता है 6:40 के आसपास उनकी जो फ्लाइट है वो दिल्ली लैंड करेगी। उन्हें यहाँ पर तलब किया गया है। ये अनऑफिशियली जो है वो सूत्र बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। हालांकि अब जो है वो स्थिति बदल गई है, क्योंकि जब उन्होंने अजय कुमार मिश्रा जो हैं वो जूनियर मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स, उनके जो सीनियर मंत्री हैं अमित शाह, उनको उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था जिससे वो संतुष्ट थे। लेकिन अब उन्हीं की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो धाराएं हैं और कड़ी कर दी हैं। ये विपक्ष ने कड़ी नहीं की हैं, ये उन्हीं की सरकार ने जो धाराएं हैं वो कड़ी की हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में और धाराएं जो हैं वो जोड़ी हैं। आर्म्स एक्ट का भी जो मामला है वो जोड़ दिया है। तो अब उनके ऊपर, अजय कुमार मिश्र के ऊपर जो है और ज्यादा जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि वो इस्तीफा दें या ना दें। अभी उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अब अपने सीनियर मंत्री को दोबारा से देंगे, लेकिन ये अब लड़ाई जो है
वो केंद्र वर्सेस स्टेट भी होती जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो अपना जो है वो कह देंगे कि वो लीगली जो है वो अपनी ग्राउंड पे साउंड है, क्योंकि लीगली उनके पास केस है, एविडेंशियल उनके पास जो है वैल्यू है, तभी उन्होंने जो धाराएं हैं वो बदली हैं। साथ में वीडियो एविडेंस भी है। वीडियो में जो पुराना एक वीडियो है जिसमें जो MOS होम है वो कहते हुए साफ सुनाई पड़ रहे हैं कि किसान जो है वो सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। यानी जो वीडियो एविडेंस है, अब साथ में डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है वो भी सामने आया है जांच में, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली दबाव बनेगा। लेकिन पॉलिटिकली अब ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। विपक्ष बेशक से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जो स्टेट है जो केस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी अब दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं की सरकार के तहत मामला जो है वो और कड़ा होता जा रहा है। नगमा जी, धन्यवाद नीता आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शायद तलब किया गया है अजय मिश्र टेनी को, यहाँ पे लखनऊ से वो दिल्ली आने वाले हैं और धाराएं उन पर जो खड़ी की हैं वो राज्य सरकार ने खड़ी की हैं, और शायद इसलिए भी मामला मांग उठ रही है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि SIT प्रोब कर रही है और उनके मातहत आती है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती अगर वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है इस मामले में। दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। किसानों की घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत 1 साल से कुछ ज्यादा समय के बाद अपने गांव पहुंचे हैं। राकेश टिकैत कुछ देर पहले सोरन गांव में सर्वखाप की पंचायत में पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर से चले उनके विजय जुलूस का जगह जगह पे शानदार स्वागत हुआ। टोल प्लाजा पर साल भर से धरना चल रहा था, उसे भी इस दौरान खत्म करवाया गया। सोरन गांव में सर्वखाप पंचायत के बाद वो अपने गांव और घर सिसौली लौटेंगे। तकरीबन 13 महीने के बाद आज वो वापस जाएंगे। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, जगह जगह स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत है, जश्न है, आप जहां पे मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? ये देखिए नगमा, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो एक बहुत लंबा काफिला है। ये आप देखिए ट्रैक्टरों की बहुत लंबा काफिला है। ये राकेश टिकैत आगे जा रहे हैं और तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो दोनों ही तरफ खड़े हुए हैं और बहुत ही शानदार एकदम से नजारा है जिस तरीके से किसान जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए सारे जो नौजवान जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में जो बुजुर्ग किसान हैं वो हैं। और ये राकेश टिकैत की जो गाड़ी है ये आप देख सकते हैं कि अभी तक ये अपने गांव सिसौली नहीं पहुंचे हैं। अभी सोरन गांव से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर ये मौजूद है। शाहपुर ये गांव है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर लंबा एक काफिला है। ये राकेश टिकैत जी सारे लोग अभी जो है जा ही रहे। गौरव जी, कितना टाइम लगेगा? भाई देखो जी, अब क्या पता कितना टाइम लगेगा जी। घर में आ गए, वैसे घर में आ गए। बहुत हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई कई किलोमीटर लंबा है। अच्छा, घर में आ गए। अच्छा, ये कह रहे घर में आ गए हैं। तो ये आप देखिए कि एक मैं दिल्ली से फॉलो कर रहा हूँ इसको और जगह जगह इसी तरीके से किसानों का उत्साह है। लेकिन अभी जो सोरन गांव है बहुत ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर सर्वखाप पंचायत होनी है। ये चूंकि जो बालियान खाप है उसके मुखिया जो है वो राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। तो अभी वहाँ पर सम्मान सोरन गांव में किया जाएगा, पंचायत होगी। उसके बाद में सिसौली गांव उनका है, वहाँ पर जाएंगे। सोरन गांव से कितनी दूर सिसौली है? सिसौली से करीबन 12-14 किलोमीटर है। 12-14 किलोमीटर सिसौली गांव है। यानी रात हो जाएगी जिस तरीके से। रात तो सोरम में होगी, भी 2-2.5 घंटे सोरम में लगे। 5 जगह प्रोग्राम सोरम में है। 5 जगह सोरन में प्रोग्राम है। तो ये आप देखिए एक नजारा, दर्शक देखें। और राकेश टिकैत तकरीबन 2 से 3 घंटे में पहुंचेंगे सोरन। जी, 2 से 3 घंटे लगेंगे क्योंकि भारी भीड़ है। आप देख रहे हैं जनसैलाब है कि उनके साथ में ट्रैक्टरों का काफिला है और आगे काफी भीड़ भी है। सम्मान किया जा रहा है, जगह जगह स्वागत है उनका। बहुत धन्यवाद आपका रवीश रंजन शुक्ला, उनके काफिले के साथ मौजूद हैं ये नज़ारा हमें दिखाने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में, और उसके बाद कोरोना के साथ साथ बढ़ती जा रही है महंगाई की मार। एक तरफ कोरोना का खतरा है, कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, सेहत का, आर्थिक नुकसान, और इस बीच जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है लगातार। थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।
14.23% पर महंगाई थोक महंगाई की दर पहुंची है। महंगाई लगातार 8वें महीने बढ़ी है और ये 10% से ऊपर है। थोक महंगाई दर बढ़ने का मतलब ये है कि लागत का बढ़ जाना। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। नरेश दिल्ली में रेडी लगाकर पराठे बनाते हैं। 1000 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच रही गैस की कीमत और 200 रुपए लीटर पहुंच चुके सरसों के तेल के दाम से नरेश बेहद परेशान है। पहले लॉकडाउन की मार पड़ी और अब महंगाई से कमर टूट रही है। असर खूब है, थोड़ा नहीं बहुत। पिछले लॉकडाउन में घर चले गए थे, अब 3 महीने में आए थे। फिर 3 महीने के बाद गांव में भी कर्जा हो गया था, खाया तो कर्जा हो गया था। घर में कहाँ से आता खाने को, यहाँ डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं सर। सिलेंडर के दाम लगभग 1000 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। सरसों का तेल कितने में ले रहे हैं? सरसों का 200 रुपये लीटर है और रिफाइंड फॉर्चून 160 रुपये की है। आमदनी कोई नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी? नहीं। तनख्वाह तो नहीं काट ली? नहीं। तो आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन खर्चे बढ़े। अब इतना महंगाई रहेगी तो आदमी खाने के लिए लालच पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। रसोई गैस की कीमत, सरसों तेल की कीमत भी बढ़ गई है। हाँ। अब एक नॉर्मल आदमी कहाँ से करेगा? अब 1000 रुपये सिलेंडर एक खरीदेगा और बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अब तक जो महंगाई आम जनता की जेब पर चुभ रही थी, अब वो आंकड़ों में दिखाई देनी शुरू हो गई। पिछले 8 महीनों से लगातार थोक महंगाई दर बढ़ती जा रही है। अप्रैल में ये 10.74% थी, मई में 13.11%, जून में 12.07%, जुलाई में 11.16%, अगस्त में 11.66%, सितंबर में 10.66%, अक्टूबर में 12.54% और नवंबर में सबसे अधिक 14.23% पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के ताजा आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई और उनके नेता महंगाई के सवाल पर आंकड़ों के हेरफेर में उलझाते नजर आए। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है, खुदरा मूल्य सूचकांक, दोनों में कोई तालमेल नहीं है और आम आदमी प्रभावित होता खुदरा मूल्य सूचकांक से। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो नियंत्रण में है। आरबीआई की जो सीमा है कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, वो लगभग 4.8 या 9 के करीब है, तो वो नियंत्रण में है। और पिछले दिनों जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई है, उसका परिणाम आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई पड़ेगा। पिछले साल के नवंबर में महंगाई दर सिर्फ 4.91% थी, जबकि अब ये बढ़कर 14.23% पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि इसके पीछे खाद्य महंगाई दर, रसायन के अलावा खनिज तेलों, धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों से आया उछाल है। थोक महंगाई दर बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दामों के बढ़ जाने का। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो यातायात महंगा होता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। उस वजह से आम आदमी परेशान है। बस फर्क कितना आया है कि जो ज़मीन पर आदमी झेल रहा था वो अब आंकड़ों में सामने आ गया है। सरकार दावे भले ही कुछ भी करते रहे, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है। सहयोगी एजो जैसफ और हिमांशु शेखर के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ क्या जो मौजूदा टीके हैं, जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं अब तक, वो कारगर हैं? आंकड़ों के आधार पर अब इसको भी परखा जा रहा है। एक संभावना इस बात की भी है कि नए बनते हालात में हमारा टीका बेअसर हो जाए। ओमिक्रॉन से बन रहे खतरे की ओर ये एक बड़ा इशारा है। भारत में लग रहे टीकों को भी इस नए वेरिएंट के खिलाफ जांचने परखने की कवायद शुरू हो गई है। टीके की क्षमता को लेकर संदेह है, एक तरफ खास तौर पर मौजूदा वेरिएंट को लेकर, और बेशक इसे दूर करने में या इसको ठीक ठीक पहचानने में समय है। अब तक के डेटा के आधार पर ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ही बदलाव हुआ है और चिंता इस बात को लेकर है कि अगर स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल बदल जाए तो संभव है कि ज्यादातर टीकों से शरीर में बन रहे एंटीबॉडी उसको पहचान ही न पाए।
वो वैक्सीन है वो होल विरियान है, पूरे वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है। यह जो है थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो संभावना इसकी है कि बेटर वर्क करेगा अगर स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हो जाते हैं। जो कोविशील्ड है वह भी जो है ये एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन, और ये जितने जो म्यूटेशंस हुए हैं, जो नया वेरिएंट आया है उसमें स्पाइक प्रोटीन में ही चेंजेस है। हो सकता है कि एंटीबॉडीज मौजूद हो बट वह जो है दूसरे वेरिएंट के अगेंस्ट है और इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए क्योंकि स्पाइक प्रोटीन कंप्लीटली नया हो गया। वैक्सीन की एफिकेसी जो है काफी कम हो गई है न्यू वेरिएंट के अगेंस्ट, बट अभी जो है हमें और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 77 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है, पर इसका फैलाव लगभग तमाम देशों तक जा पहुंचा है। खतरा टला नहीं है, खोज शोध जारी है, लापरवाही भारी पड़ सकती है तो एहतियात में ही भलाई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।